अगर हम थोड़ा समय में पीछे जाएं, यानी प्राचीन भारत की ओर, तो ऐसा लगता है कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था मतलब आज के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल थी। हाँ, वैदिक काल के जो रेफरेंसेस इन शोध पत्रों में दिए गए हैं वो बताते हैं कि एजुकेशन सिर्फ थ्योरी या मंत्रों तक लिमिटेड नहीं थी। उसमें सूती और रेशमी कपड़े बनाना, मेटल का काम और एग्रीकल्चर जैसे स्किल्स शामिल थे। एक तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग वहीं से शुरू हुई थी। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। प्राचीन काल में लाइफ और एजुकेशन के बीच कोई बहुत बड़ी बाउंड्री नहीं थी। जो स्किल्स आम जीवन जीने के लिए जरूरी थे वही एजुकेशन का कोर हिस्सा थे। लेकिन एक कैच था वहां। हाँ, इन डॉक्यूमेंट्स में उस सिस्टम की एक बहुत बड़ी और गहरी खामी की ओर इशारा किया गया है। वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पूरी तरह से जन्म और जाति व्यवस्था की जकड़न में थी। एक स्पेशल क्लास को ही स्पेशल स्किल सीखने की परमिशन थी, और समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, विशेषकर शूद्रों को, इस बेसिक नॉलेज और स्किल के अधिकार से पूरी तरह वंचित रखा गया था। स्किल मौजूद था पर अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वहीं तो कौशल था, लेकिन वो अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर बेस नहीं था। और मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां बौद्ध काल की एजुकेशन सिस्टम में काफी बड़ा बदलाव लेकर आती है। इन शोध पत्रों से पता चलता है कि बौद्ध विहारों और यूनिवर्सिटीज में ये जाति की दीवार काफी हद तक टूट चुकी थी। हाँ बिल्कुल, आयुर्वेदा, आर्किटेक्चर, मूर्तिकला और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को अब कोई भी व्यक्ति अपनी काबिलियत और समाज की डिमांड के हिसाब से सीख सकता था। यानी रूल्स में एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन आ गया था। जो पहले लॉक्ड था वो अब ओपन था। थ्योरी में वो काफी प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क था जिसने सोसाइटी के निचले तबकों के लिए नॉलेज के दरवाजे खोले। लेकिन अगर हम इन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से होते हुए सीधे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौर में आए तो शिक्षा का पूरा पर्पस ही बदलता हुआ दिखता है। हाँ, 1854 का वुड्स डिस्पैच, जिसे लोग भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। सही कहा। उसने पहली बार एक सिस्टमैटिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का ब्लूप्रिंट दिया। लेकिन रियल स्ट्रक्चरल चेंज की जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है वो 1882 के हंटर कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है। हंटर कमीशन के दस्तावेजों को जब मैं पढ़ रहा था तो एक बात बहुत क्लियरली सामने आई कि उनका मेन फोकस प्राइमरी एजुकेशन पर था। हाँ, सर विलियम हंटर की कमेटी। उनका साफ सजेशन था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए और इसका सीधा कनेक्शन आम इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ से होना चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि हर कोई बस क्लर्क बनने के लिए पढ़ाई करे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हंटर कमीशन ने एक ऐसा सजेशन दिया जिसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आज तक हमारा सोसाइटी भुगत रहा है। वो कैसे? कमीशन ने सेकेंडरी लेवल पर सिलेबस को 2 अलग-अलग ट्रैक्स में डिवाइड कर दिया। एक था ए कोर्स जो पूरी तरह से लिटरेचर और साइंस पर फोकस था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें आगे जाकर यूनिवर्सिटीज में पढ़ना था। और दूसरा था बी कोर्स जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स पर बेस्ड था। ओह, तो बेसिकली ये ए और बी का बंटवारा सिर्फ सब्जेक्ट्स का बंटवारा नहीं था। मुझे लगता है ये एक सोशल स्टेटस का डिवाइड बन गया। एग्जैक्टली। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसी डिवीजन ने वो माइंडसेट क्रिएट किया जहां ए कोर्स यानी एकेडमिक स्टडीज को एलीट या इंटेलेक्चुअल्स का रास्ता मान लिया गया और बी कोर्स यानी वोकेशनल एजुकेशन को उन लोगों के लिए मान लिया गया जो पढ़ाई में वीक हैं या जिन्हें आगे चलकर सिर्फ मजदूरी करनी है। ये सच में बहुत अजीब है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ने कैसे एक इतनी गहरी सोशल खाई पैदा कर दी। सही पकड़ा आपने। ठीक इसी पर्सपेक्टिव ने आने वाले डेकेड्स में वोकेशनल एजुकेशन को 2ym दर्जे का यानी सेकंड क्लास बना दिया। और जब भारत आज़ाद हुआ तो इस नए नेशन के सामने इसी कॉलोनियल माइंडसेट वाली एजुकेशन व्यवस्था को बदलने का बड़ा चैलेंज था। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ? मुझे पता है कि इस दौर में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशंस के डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं। एक 1952-53 का मुदालियर कमीशन और दूसरा 1964-66 का कोठारी कमीशन। हाँ, और इन दोनों के काम करने के तरीके और उनके विजन में जमीन आसमान का अंतर था। रिसर्च पेपर्स में ये कंपैरिजन बहुत क्लियर दिखती है। डॉक्टर ए.एल. मुदालियर के अध्यक्षता वाले कमीशन का जो स्कोप था वो बहुत लिमिटेड था। उनका पूरा फोकस सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन की मरम्मत करने पर था। बिल्कुल। उन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल्स यानी बहुउद्देश्य स्कूलों का कॉन्सेप्ट दिया था जहां क्लास 9 से ही जनरल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाए जाने थे। लेकिन वो प्लान जमीन पर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, राइट? हाँ, क्योंकि मुदालियर कमीशन की नीयत चाहे जितनी अच्छी हो, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को टुकड़ों में देखा, सिर्फ सेकेंडरी लेवल पर। इसीलिए उनका वो मल्टीपर्पज स्कूल्स का एक्सपेरिमेंट जमीन पर बुरी तरह फेल हो गया।
और फिर आता है कोठारी कमीशन। हाँ, इसके ऑपोजिट जब डॉक्टर DS कोठारी की लीडरशिप में कमीशन बना तो उन्होंने शिक्षा को पीसेस में देखने से पूरी तरह मना कर दिया। उनका अप्रोच होलिस्टिक था। बिल्कुल, उन्होंने प्राइमरी स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरे स्ट्रक्चर को एक ही इकोसिस्टम की तरह देखा। कोठारी कमीशन को अगर आप देखें तो वो आजाद भारत की शिक्षा का एक मास्टर प्लान था। वही 10+2+3 वाला सिस्टम जिससे इस देश का हर लर्नर गुजरा है, यानी 10 साल की स्कूलिंग, 2 साल की हायर सेकेंडरी और 3 साल का ग्रेजुएशन। हाँ, वो सीधे इसी कोठारी कमीशन के डॉक्यूमेंट से निकला है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस कमीशन की वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ी रिकमेंडेशंस के एक्चुअल डेटा को देखते हैं। इन सोर्सेज में लिखा है कि उनका सजेशन था कि 10 साल की जनरल एजुकेशन पूरी होने के बाद 40% स्टूडेंट्स को सीधे वर्किंग लाइफ में एंटर कर जाना चाहिए। 40%। उस समय की इकोनॉमी और नेशन बिल्डिंग की डिमांड्स को देखते हुए ये एक बहुत ही बोल्ड विजन था। कमीशन का ब्लूप्रिंट था कि 10वीं के बाद 40% यूथ सीधे वर्कफोर्स में जाएं, 30% स्टूडेंट्स ITIs यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या स्पेशल वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लें। और बचे हुए 30%? केवल बचे हुए 30% स्टूडेंट्स ही 11वीं और 12वीं की जनरल एकेडमिक एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये तो आज के सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहां हर कोई 12वीं और फिर ग्रेजुएशन करना चाहता है। वही तो। इसके अलावा एजुकेशन में सीरियसनेस लाने के लिए उन्होंने साल में कम से कम 39 हफ्ते यानी 39 वीक्स की पढ़ाई का भी स्ट्रिक्ट सजेशन दिया था। वो एसेंशियली एजुकेशन को सीधे नेशनल प्रोडक्टिविटी से जोड़ना चाहते थे। एक और चीज, इस कमीशन के डॉक्यूमेंट्स में त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का भी काफी डिटेल में जिक्र है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक पॉलिसी डिबेट्स में छाया रहता है और NEP 2020 में भी इसको मेंटेन रखा गया है। हाँ, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये था कि हर बच्चे को अपनी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, उसके अलावा हिंदी या कोई और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश पढ़नी चाहिए। पर इसको अक्सर लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज के रूप में देखते हैं, नहीं? हाँ, मोस्टली इसे एक पॉलिटिकल टूल या नेशनल इंटीग्रेशन के जरिए के रूप में देखा जाता है। लेकिन हमारे पास जो मॉडर्न रिसर्च पेपर्स हैं वो इसके साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पर काफी वेटेज डालते हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स मतलब दिमागी विकास पर असर? बिल्कुल। जब एक बच्चे का ग्रोइंग ब्रेन एक साथ 3 अलग-अलग भाषाओं के ग्रामर, उनकी साउंड्स और स्ट्रक्चर्स को प्रोसेस करता है तो उसके न्यूरल नेटवर्क्स बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। अच्छा, यानी एक तरह से ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। सही कहा। स्टडीज बताती हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, मेमोरी और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी उन स्टूडेंट्स के मुकाबले कहीं बेटर होती है जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं। भाषाओं से दिमागी कसरत तो ठीक है, लेकिन अगर हम कोठारी कमीशन के उस 40-30-30 वाले वोकेशनल विजन पर वापस लौटें तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। हाँ, वो ब्लूप्रिंट पेपर पर ही रह गया। और आज डेकेड्स बाद जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो उसमें टारगेट रखा गया है कि 2025 तक कम से कम 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए। टारगेट तो बहुत एम्बिशियस है, लेकिन जमीनी हकीकत पर जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं इस ढेर में वो काफी डिस्टर्बिंग है। हकीकत ये है कि वो जो हंटर कमीशन का B कोर्स वाला स्टिग्मा था ना, वो आज भी हमारे माइंड में जिंदा है। सोसाइटल माइंडसेट की बात कर रही हैं आप? हाँ, एशियन कंट्रीज और स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो सोशियोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं वो क्लियरली दिखाती हैं कि वोकेशनल एजुकेशन को आज भी सेकंड चॉइस ही माना जाता है। सोसाइटी की सोच यही है कि अगर बच्चा साइंस या मैथ्स में शार्प है तो वो इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, और वोकेशनल ट्रेनिंग सिर्फ उनके लिए बची है जो एकेडमिकली वीक है। जब तक पेरेंट्स और सोसाइटी के लेवल पर इस अप्रोच में बदलाव नहीं आएगा, कोई भी पॉलिसी कागजों से निकलकर क्लासरूम्स तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और सिर्फ माइंडसेट की प्रॉब्लम नहीं है, इन रिपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों का भी एक लंबा चौड़ा हिसाब है। रिसर्चर्स ने पाया है कि जिन स्कूल्स में वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल का कोर्स सेलेक्ट करता है, लेकिन उसकी लैब में जरूरी टूल्स ही नहीं है। और सिलेबस भी आउटडेटेड है। कई केसेस में करिकुलम इंडस्ट्रीज की आज की एक्चुअल डिमांड से मैच ही नहीं करता। और एक सबसे डिसअपॉइंटिंग बात जो सामने आई वो ये है कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले कई टीचर्स को रेगुलर सैलरी तक नहीं मिलती, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फेल होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करने जैसा है। वो कैसे?
क्योंकि देखिए, जहां भी वोकेशनल एजुकेशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है ना, उसके रिजल्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहे हैं। ये सिर्फ एक जॉब पाने का शॉर्टकट नहीं है, ये एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का एक काफी पावरफुल टूल है। हाँ, हाथ में एक ऐसा स्किल होना जिसकी मार्केट को डिमांड हो, वो इंसान को एक अलग ही लेवल की सोशल सिक्योरिटी देता है। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में एक बहुत ही टचिंग रिसर्च स्टडी दी गई है। ये स्टडी विजुअली डिसेबल्ड यानी दृष्टिबाधित लोगों पर की गई थी। मैंने उस पेपर पर ध्यान दिया था। उसमें इस बात का काफी डीप एनालिसिस है कि कैसे वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग ने इन लोगों के जीवन की पूरी डायरेक्शन ही बदल दी। हाँ, उस रिसर्च के कंक्लूजन्स आंखें खोलने वाले हैं। ट्रेनिंग के बाद जब इन विजुअली डिसेबल्ड लोगों ने नए स्किल्स सीखे और उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिली, तो उनकी फैमिली और सोसाइटी में उनकी पूरी आइडेंटिटी ही बदल गई। उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। बिल्कुल, उनका आत्मविश्वास इस लेवल पर पहुंच गया कि उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी उनकी लाइफ को डिफाइन करने वाला प्राइमरी फैक्टर नहीं रह गई। वो किसी की दया के पात्र नहीं रहे, बल्कि इकोनॉमी के एक्टिव और इंडिपेंडेंट मेंबर्स बन गए। यही तो एजुकेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जो किसी पेपर डिग्री से आगे बढ़कर इंसान को एक्चुअली एम्पावर करता है। सही कहा आपने। और जब हम एम्पावरमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो समाज के उस आधे हिस्से की बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जिसे सदियों तक नॉलेज और स्किल्स के कैंपस से बाहर रखा गया। आप महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं। हाँ, भारत में विमेंस एजुकेशन का जो हिस्टोरिकल ग्राफ इन रिपोर्ट्स में दिखता है, वो प्रैक्टिकली एक खामोश लेकिन बहुत विशाल क्रांति की कहानी कहता है। 1951 के जो सेंसस डेटा है हमारे पास, वो बताते हैं कि तब भारत में फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 8.86% था। सिर्फ 8%? हाँ, सोचिए, एक नया आजाद देश जहां 91% से ज्यादा महिलाएं अपना नाम तक नहीं लिख सकती थीं। ये काफी शॉकिंग नंबर है, लेकिन 2011 तक आते आते ये आंकड़ा करीब 65% तक पहुंच गया। 65.46%, अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें। हाँ, तो ये जो जंप है, ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये कई जनरेशन्स के स्ट्रगल की कहानी है। इस पूरी जर्नी में अलग अलग एजुकेशन कमीशंस के बदलते पर्सपेक्टिव को ट्रैक करना काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर हम 1917 के सैडलर कमीशन की रिपोर्ट देखें, उस टाइम उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में महिलाओं के लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाने का सजेशन जरूर दिया, लेकिन उनका एक्चुअल फोकस महिलाओं को सिर्फ टीचिंग या मेडिकल फील्ड्स तक रिस्ट्रिक्ट रखने पर था। और उसके बाद 1952 के मुदालियर कमीशन के डॉक्यूमेंट्स में भी वही सोशल माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है। उन्होंने इस बात पर फोर्सफुली एम्फेसिस दिया कि लड़कियों के सिलेबस में होम साइंस या गृह विज्ञान को परमानेंटली शामिल किया जाना चाहिए। वही पुरानी सोच। उस दौर के समाज की नजर में एक पढ़ी लिखी महिला का अल्टीमेट गोल एक बेटर हाउसवाइफ बनना ही था। और फिर कोठारी कमीशन ने इस पूरी पिक्चर को फ्लिप कर दिया। बिल्कुल, असली स्ट्रक्चरल और आइडियोलॉजिकल चेंज कोठारी कमीशन की रिपोर्ट से ही आता है। इस कमीशन ने 1960 के दशक में क्लियर टर्म्स में ये रेकमेंड किया कि लड़कों और लड़कियों के करिकुलम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये स्टैंड लिया कि लड़कियों के लिए होम साइंस मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। हाँ, उन्होंने एडवोकेट किया कि इसकी जगह उन्हें साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हर पॉसिबल तरीके से एनकरेज किया जाना चाहिए। ये तो वुमेन को उनकी ट्रेडिशनल स्टीरियोटिपिकल रोल से बाहर निकालने का एक मैसिव पॉलिसी शिफ्ट था, जिसे आगे चलकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज ने भी पुश किया। लेकिन आज भले ही साइंस और टेक फील्ड्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है, रिसर्च पेपर्स एक दूसरी ग्राउंड रियलिटी भी हाईलाइट करते हैं। क्या? टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन में फीमेल स्टूडेंट्स को आज भी कई विजिबल और इनविजिबल बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आज भी लड़कियों को एक्सपेंसिव टेक्निकल कोर्सेज करने से रोकती हैं। हाँ, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसी हार्श रियलिटी है जिसका जिक्र अक्सर ऑफिशियल फाइल्स में दबा दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड पर यह एक बहुत बड़ा रीजन है जो लड़कियों को इन कैंपसेस से दूर करता है। इसके अलावा प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज जैसे वॉशरूम्स का ना होना भी एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। और ये चैलेंजेस अलग अलग कम्युनिटीज में जाकर और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मदरसों के एजुकेशन सिस्टम पर हुए रिसर्च बताते हैं कि वहाँ मॉडर्न वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के एब्सेंस की वजह से एक बहुत बड़ी मुस्लिम फीमेल पॉपुलेशन आज के डिजिटल और इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज से पूरी तरह आइसोलेट हो जाती है। लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है। जो लड़कियां
इन सारी सोशल और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को क्रॉस करके टेक्निकल या वोकेशनल फील्ड्स में एंट्री ले रही हैं, उनके रिजल्ट्स जेन्युइनली काफी इनकरेजिंग हैं। हाँ, रिसर्च कंफर्म्स करती है कि वोकेशनल एजुकेशन रिसीव करने वाली फीमेल स्टूडेंट्स में अपने करियर को लेकर क्लैरिटी और करियर मैच्योरिटी काफी सॉलिड होती है। वो अब सिर्फ ट्रेडिशनल सिलाई कढ़ाई तक रुकी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसी स्ट्रीम्स में अपनी स्पेस क्लेम कर रही हैं। सही बात है। तो इन सब का क्या मतलब है? इतने सारे हिस्टोरिकल कमीशंस की रिपोर्ट्स, प्री इंडिपेंडेंस के एक्सपेरिमेंट्स और आज के मॉडर्न रिसर्च पेपर्स को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद हमारे सामने क्या तस्वीर उभर कर आती है? अगर मैं इसको समराइज करूं तो तस्वीर ये है कि आज जो भी लर्नर अपने सिलेबस को फॉलो कर रहा है वो रैंडमली आसमान से नहीं टपका है। बिल्कुल, वो डेकेड्स के आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, सोसाइटी की बदलती जरूरतों और कई फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर खड़ा है। और इस इन्फॉर्मेशन का पूरा मतलब यही है कि क्लास में बैठे स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम्स के लिए रोट लर्निंग करने वाली मशीन्स ना बने। उन्हें ये प्रैक्टिकली समझना चाहिए कि उनके बैग में जो बुक्स हैं वो आखिर वहाँ क्यों है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है। एजुकेशन के इस पूरे एवोल्यूशन का सबसे बड़ा लेसन यही है कि इन्फॉर्मेशन तो हर जनरेशन में बदलती रहती है। आज के इस डिजिटल एज में जहां हर तरह का डेटा बस एक टैब पर अवेलेबल है, वहां एजुकेशन का कोर पर्पस सिर्फ फैक्ट्स मेमोराइज करना नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। असली स्किल आज क्रिटिकल थिंकिंग है। डॉक्यूमेंट्स में कोठारी कमीशन ने जिस मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण की बात की थी वो सिर्फ साइंस लैब्स में नई मशीन्स लगाने के बारे में नहीं था। वो किस बारे में था? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से नए स्किल्स अडेप्ट कर सके। और इसी क्वेश्चन करने और सोचने की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैं इस सत्र का समापन एक ऐसे विचार के साथ करना चाहता हूं जो इन्हीं दस्तावेजों से निकला है। एक ऐसी थॉट जो श्रोताओं को काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर सकती है। और वो क्या है? कोठारी कमीशन ने 1960 के दशक में अमीर, गरीब, जाति, धर्म और हर तरह के सोशल डिवाइड को पटने के लिए एक काफी क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट दिया था, कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी पड़ोस के स्कूल की वकालत। हाँ, उनका विजन था कि एक एरिया का हर बच्चा, चाहे वो किसी भी क्लास या फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता हो, एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़े। लेकिन आज इतने डेकेड्स बीत जाने के बाद भी अगर हम अपनी एजुकेशन रियलिटी को देखें तो वो पूरी तरह से डिवाइडेड और फ्रैक्चर्ड नजर आती है। एक तरफ एयर कंडीशन्ड रूम्स और प्रीमियम फैसिलिटीज वाले इलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां मोटी फीस देकर एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की शॉर्टेज से जूझते हुए सरकारी स्कूल्स हैं। तो आखिर सवाल यह है कि क्या सच में एजुकेशन में इक्वालिटी यानी शिक्षा में समानता कभी इस देश में एक जमीनी हकीकत बन पाएगी, या फिर इस कॉमन स्कूल सिस्टम का वो बड़ा सपना बस इन्हीं ऐतिहासिक सरकारी फाइल्स और डस्ट खाती रिपोर्टों में दर्ज एक मिथ बनकर ही रह जाएगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग सुन रहे हैं वो इस पर अपने लेवल पे जरूर विचार करें। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स विषयों की गहराई में आगे भी उतरते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।